बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की खबर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से बिल आखिर बड़ी एक अहम शख्सियत से डायरेक्ट जो रब्ता है, डायरेक्ट जो फ़ोन कॉल है वो हुई है। मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। खुफिया इदारों की जानिब से तस्दीक, मरियम नवाज़ के ऊपर कहर जो है वो इस वक्त टूट चुका है। जो नून लीग सोच रही थी, जिस तरह से वो चाहती थी कि मामलात इस तरफ चलें, वो चीज़ें उस तरफ नहीं जा रही। पीपल्स पार्टी की भी चीखें जो हैं वो अब बाकायदा तौर पर निकलना शुरू हो चुकी हैं। टॉप लेवल से भी इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इन दिनों मईशत के एतबार से जो कुछ मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है और कार्रवाइयाँ वगैरह हो रही हैं, इस पर एक बड़ी जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। और इस रिपोर्ट में बड़े कुछ अहम और तहलका खेज़ इंकशाफात हैं जो कि हुए हैं। ये रिपोर्ट आपके सामने में रखता हूँ। ईरानी तेल के कारोबार और स्मगलिंग में कौन कौन मुलविस है, हसास इदारे की रिपोर्ट में तहलका खेज़ जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। और इस हसास इदारे की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलविस हैं। 29 सियासतदान भी। सिविल इदारे ने स्मगलिंग पर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा करा दी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशत गर्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर किए गए हैं कि किस तरह से ईरानी जो तेल है वो स्मगल हो रहा है, कौन कौन इसमें मुलविस है। 29 सियासतदानों का इसमें तस्करा आया है। फिर दहशतगर्द जो हैं वो भी इससे होने वाली जो आमदनी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है जी रिपोर्ट में कि ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है। तो ये एक बड़ी मतलब 2 अरब और 81 करोड़ लीटर, ये अच्छी खासी तादाद है ऑयल की जो कि स्मगल हो रहा है। ईरानी तेल की स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का जो नुकसान है वो हो रहा है। सिविल हसास इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फ़रोख्त का कारोबार कर रहे हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुकाम भी मुलविस हैं और 29 सियासतदान ईरानी तेल की स्मगलिंग का जो कारोबार है वो कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि PSO की गाड़ियाँ भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलविस होती हैं। ईरान से तेल ईरानी गाड़ी में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। तेल स्मगल करने वाली ईरानी गाड़ी को ज़मयाद कहा जाता है। हसास इदारे की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस हैं। सबसे ज़्यादा 205 डीलर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के 183, सिंध में 176, बलूचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर्स हवाला हुंडी का जो कारोबार है वो करते हैं। ख्याल रहे कि निगरान वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क भर में बड़े पैमाने पर डॉलर्स और दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। आर्मी चीफ के अहकामात थे, उन्होंने ऐलान भी किया और फिर उसके बाद ये जो क्रैकडाउन है और ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई। और बड़े होशरुबा इसमें इंकशाफात हैं कि किस मैस लेवल के ऊपर ये जो काम है वो हो रहा है। और ख़ास तौर पर इसमें मज़ीद जो कुछ इंकशाफ हैं उसके मुताबिक सरकारी सरपरस्ती भी बाज़ जगहों पर, जिस तरह से जो अफसरान हैं या जो सियासतदान हैं, ज़ाहिर सी बात है वो जब इसमें मुलविस हैं तो उनकी सरपरस्ती में भी ये जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया गया है। ख़ास तौर पर जो सऊदी वली अहद हैं MBS, उन्होंने जो भारत का दौरा किया और फिर उसके बाद माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान का भी दौरा उन्होंने करना था लेकिन वो दौरा नहीं हो सका। बहरहाल इस दौरे के हवाले से काफ़ी जो क्या सराइयाँ हैं वो चल रही थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि आर्मी चीफ़ की जानिब से सऊदी वली अहद जो हैं उनसे गुफ्तगू हुई है। फ़ोन के ऊपर ये गुफ्तगू उनकी हुई है और इस गुफ्तगू में जो मुस्बत बातचीत है वो इन दोनों के दरमियान हुई है। ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, खलीजी ममालिक मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते के मुल्कों के साथ माशी ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है
कि सरमायाकारी पर सऊदी वली अहद आर्मी चीफ में मुस्बत बातचीत हुई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि माशरे में मुस्बत रवैयों के फ़रोग़ के लिए फ़ैसले करना होंगे। माजी करीब के पुरतशद्दुद वाक़यात को अवाम ने मुस्तरद किया। इदारों के बेहतर काम करने से मुल्क तरक्की करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की मर्ज़ी है कि वो जिसे चाहें वोट दें। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र पेश करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करने के लिए कोशां हैं। निगरान हुकूमत अपने अखराजात पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट गुफ्तगू ये है कि आर्मी चीफ साहब की सऊदी वली अहद जो हैं उनसे जो बात है वो हुई है और मुस्बत जो बातचीत है वो हुई है। ख़ास तौर पर जब से भारत ने वो जो G20 समिट किया है उसके बाद पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर तर्ज का ही जो एक ट्रांसपोर्टेशन जो उनका प्लान था या कॉरिडोर जो उन्होंने दिया, जिसमें दर्जन से ज़ायद जो ममालिक हैं वो शामिल हैं। सऊदी अरब है, इसके अलावा अमेरिका है, इसके अलावा कनाडा है, UAE वगैरह हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर इस साइड पर भी आएगा कि अगर पूरी दुनिया जिस तरह से सी पैक का रूट की बजाय अगर वो वाला रूट इस्तेमाल करने लग पड़े तो ज़ाहिर सी बात है फिर फ़ायदा उस तरफ भी होगा। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो उठ रहे थे, लेकिन खैर इसमें एक मुस्बत बातचीत ये है कि आर्मी चीफ साहब का रब्ता हुआ और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो मुस्बत बातचीत है वो हुई है। लेकिन दूसरी तरफ GB में एक तरफ तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब इन मामलात को तो देख रहे हैं और मुस्बत इशारे दे रहे हैं, लेकिन GB में जो इलेक्शन हुआ है अस्तोर में, जो खुर्शीद साहब से साबिक वज़ीर-ए-आला GB उनकी नाअहली के बाद वहाँ पर वो इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो सीट जीती और अच्छे मार्जिन के साथ वो सीट जीती। लेकिन परसों का वो इलेक्शन हुआ है और अभी तक जो नताइज हैं उनका ऐलान नहीं किया गया। बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नताइज जारी करता है वो नताइज अभी तक उन्होंने जारी नहीं किए। वहाँ ऑफिस के बाहर खुर्शीद साहब जो हैं और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और दीगर जो GB के लोग हैं वो जमा हुए हैं। तकरीबन एक दिन से ज़्यादा हो चुका है उन्हें वो वहाँ पर इकट्ठा हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो फौरी तौर पर दिए जाएं। लेकिन इतना लंबा टाइम गुजरने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट हैं वो अभी तक बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए। और इसमें आप ये देखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हलका है कि जहाँ के रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं किए गए। और जब ये पूरे GB में या पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसा कि ज़ाहिर भी है कि वो जीतेगी, तो ये जो इंतखाबात है ये इनके रिज़ल्ट कैसे अनाउंस किए जाएंगे और कैसे इनको माना जाएगा। इस वक्त यहाँ पर भी जो एक लाइन है वो फंसी हुई है और एक हलके का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हो पा रहा। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है। जो पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए और उनको कैलकुलेट करने के बाद जो एक नतीजा सामने आया उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने कोई 6000 से ज़ायद वोट लिए हैं। नून लीग दूसरे नंबर पर है, उन्होंने कोई 5000 के करीब वोट लिए हैं और 4000 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी ने वोट हासिल किए हैं। बहरहाल साफ जाहिर है कि कंपनी जो है वो इस वक्त इस मामले से शायद डरी हुई है कि ये नतीजा भी इमरान खान के हक़ में निकल आया है। इमरान खान के साथ क्या कुछ नहीं किया, क्रैकडाउन हो गया, इमरान खान को जेलों में डाल दिया, उसके वर्कर्स को जेलों में डाल दिया, दीगर कारकुनों को जेल में डाल दिया, अहम रहनुमाओं को जेल में डाल दिया। GB में और कश्मीर में जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी उसके साथ जो कुछ हुआ, वहाँ पर PTI के जो लोग थे उनको हटा दिया गया, नाअहल कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी अवाम अब भी जो निकल रही है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही हक़ में वोट कर रही है और इमरान खान को ही जितवा रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर तमाम तर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब डटे हुए हैं और उनका एक ही नारा है कि NRO किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा और किसी किस्म का जो समझौता है वो नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है और इस फ्रस्ट्रेशन में एक तो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की लड़ाई की जो खबरें हैं वो भी सामने आई। लेकिन खैर ये गुड कॉप और बैड कॉप या नूरा कुश्ती का खेल है इन दोनों के दरमियान जो कि ये खेल रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो उनके इत्तेहादी हैं उनसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है और बाकायदा तौर पर जो तनकीदी नश्तर हैं वो बरसाने शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने कल यहाँ खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने कहा है कि हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं,
जो भागते हैं इन्हें भागने दें। सियासत में कहा जाता है जो डरता है वो मरता है। डरना और पीछे हटना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में शामिल नहीं। हम कंधे पर लाशें उठाकर लड़ने के आदी हैं। तो ये बिलावल भुट्टो की जानिब से ख़ास तौर पर जो उनके इत्तेहादी हैं जो इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहते, और इत्तेहादी कौन है जो इलेक्शन नहीं चाहता, मुस्लिम लीग नून है, उनके हवाले से जो बयान है वो बिलावल भुट्टो की जानिब से दिया गया है। लेकिन इनके वालिद साहब तो ये कहते हैं कि ठीक है इलेक्शन डिले हो रहे हैं तो इलेक्शन डिले होने दें, बाद में इलेक्शन हो जाए, बेशक पहले हल्का बंदियाँ हो जाए, हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ये नूरा कुश्ती खेलते हुए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन खैर एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इनके इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई जो ताल्लुकात हैं वो पीपल्स पार्टी के अब बिगड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस तरह से चाहती थी, जो ये लोग समझते थे कि जरदारी ने बड़ा जो खेल है वो खेला और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। और इनकी ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन बताती है कि इनका जो प्लान था वो प्लान मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ है, नाकाम हुआ है। ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से जो इनका प्लान था कि इमरान खान को जेलों में डालकर क्रैकडाउन करने के बाद जो है वो ये अपनी मंजूरी करवाएंगे, तो इमरान खान ने अभी तक जो दबाव कबूल नहीं किया और उल्टा इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ है। तो जो ताकतवर हल्के हैं, फैसला साज हल्के हैं, वो भी अब सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। और जो बैकडोर डिस्कशन है वो भी इमरान खान साहब के साथ इस वक्त चल रही है। और यही वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस वक्त दीगर जमातों को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। और पीपल्स पार्टी जो कि कुछ हफ्ते पहले ये समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत होकर और तगड़ी होकर सामने आ रही है, यकदम जो पासा है वो पलटा और पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है। और उसके जो सबूत हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के जो बयानात हैं उसकी शक्ल में सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी अब ये भी जो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी चूँकि बयानात दिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो रिएक्शन है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीगी रहनुमाओं के मुखालिफ बयानात पर शदीद बरहम जो है वो पीपल्स पार्टी हुई है। पीपी की आदत पर नून लीग को तहफ़्ज़ात से आगाह करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मामला CEC इजलास में ले जाने का फ़ैसला किया है। पीपल्स पार्टी नून लीगी रहनुमाओं के मुखालिफ बयानात पर बरहम हो गई। पीपल्स पार्टी की आदत पर नून लीग को तहफ़्ज़ात से आगाह करने के लिए दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद पीपल्स पार्टी रहनुमा ने मामला CEC इजलास में ले जाने का फ़ैसला किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा है कि पीपल्स पार्टी दीगर जमातों की तरह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थी, लेकिन रहनुमा दीगर जमातों को छोड़कर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नून लीगी की आदत की के पार्टी रहनुमाओं के बयानात पर खामोशी सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि लीगी क़यादत का पीपी मुखालिफ बयानबाजी का नोटिस ना लेना अफसोसनाक है। साबका हुकूमत की कामयाबी और नाकामियों की जिम्मेदारी तमाम इत्तेहादी जमातों पर है। ज़राए के मुताबिक पीपी रहनुमा का कहना है कि नून लीगी रहनुमाओं की बयानबाजी का मामला क़यादत के सामने रखेंगे और लीगी क़यादत से वजाहत तलबी का मुतालबा करेंगे। नून लीगी रहनुमाओं के मुखालिफ बयानात संजीदा मामला है। तो ये नाजरीन जो लड़ाई है वो एक इनके दरमियान भी बाकायदा तौर पर छिड़ चुकी है और अब ये कहते हैं कि हम पहले अपनी क़यादत के सामने रखेंगे और फिर उसके बाद एहतजाज करेंगे लीगी क़यादत के सामने कि देखिए आपके जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो खैर ये जो सिलसिला है ये इसी तरह से मज़ीद आगे भी चलता रहेगा। और क्योंकि वो जो इत्तेहाद था वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने किया था, एक अननेचुरल इत्तेहाद था। हिस्ट्री मौजूद है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, कैसे इन दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो जंग एक किस्म की आप कहें कि किया करते थे। जरदारी को सड़कों पर घसीटने का दावा किया करते थे और उसके बाद उन्हीं के साथ बैठे। लेकिन खैर अब दोबारा से जो मामलात हैं वो इन दोनों के दरमियान बिगड़ना शुरू हो गए हैं। आखिर में नाजरीन एक मरियम नवाज़ के ऊपर आप समझें कि एक कहर ढाने वाली वीडियो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 7 सेकंड का ये क्लिप है। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये जो क्लिप है वो असल में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है। ये पहले क्लिप सुने, इसमें वो कह के आ रहे हैं, फिर मज़ीद डिटेल की जानिब बढ़ते हैं। अगर मरियम बीबी प्राइम मिनिस्टर बनती है, नहीं मैं तो उस निज़ाम तो आप उस निज़ाम का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, अगर मरियम तो ये इनसे सवाल पहले किया जाता है कि बिलफर्ज मरियम नवाज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। अव्वल तो ऐसा होना नहीं है कि मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन बिलफर्ज शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा गया जी कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। तो खाकान अब्बासी ने एक ज़ोरदार जो तमाचा है वो लगाया और कहा है कि फिर वो उस सूरत में उस निज़ाम का हिस्सा नहीं होंगे। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी वही हैं जो पहले मुस्लिम लीग नून के ऊपर मरियम नवाज़ के ऊपर अलहदा ग्रुप और सारी जो तनकीद वगैरह है वो करते थे, लेकिन उसके बाद जब निगरान वज़ीर आज़म
के तौर पर शायद खकान अब्बासी का नाम सामने आया, तो उसमें बड़े जो है वो इनको खुशी भी हुई थी और इन्होंने कहा था जी कि अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए इस हवाले से जो है वो ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और देखेंगे भी, और बड़ा जो है वो ये उस हवाले से खुश भी थे। लेकिन खैर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो कोई और बन गया। तो बहरहाल ये एक शायद खकान अब्बासी साहब हैं जो कभी इस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते हैं, कभी किस तरफ होते हैं। बहरहाल मरीम नवाज़ के हवाले से मुसलसल खकान अब्बासी साहब के इस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, और अब तो दो टोक इन्होंने कह दिया कि मरीम नवाज़ अगर आती हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल साइड पर ख़ुद को कर लेंगे, वो निज़ाम का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।